हैदराबाद के सामने राजस्थान, किसकी टीम में है ज्यादा जान और कौन है जानदार। आज की वीडियो में करेंगे हम कंपैरिजन हैदराबाद की प्लेइंग 11 का राजस्थान की प्लेइंग 11 के साथ। कंपैरिजन के फंडे बड़े सिंपल है, कुछ प्यारे से स्टैट्स हैं, कुछ प्यारी सी बातें हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बल पर ये कंपैरिजन हमने किया है तैयार और इसे करेंगे आपको परोसने की एक प्यारी सी कोशिश। अंत में प्यारा सा प्रेडिक्शन है जहां पर एक मसाला हमने किया है तैयार। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी और 20 मैचों का एक सैंपल साइज, जहां पे राजस्थान रॉयल्स ने 9 बार सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, लेकिन हैदराबाद 11 मुकाबलों में राजस्थान को पटकनी दे चुकी है। पिछला मुकाबला पिछले 2 साल 4 मैच राजस्थान रॉयल्स को 3 में हार का सामना करना पड़ा। क्वालिफायर 2 वाला मैच भी है यार, जहां पे राजस्थान बदला जरूर लेना चाहेगा, तो क्या ले पाएगा? करते हैं बात और करते हैं शुरू। लेट्स गेट स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। राजस्थान और हैदराबाद का मुकाबला बड़ा दमदार और दोनों टीमें जानदार। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट से, जहां पे हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड, राजस्थान की ओर से नजर आएंगे संजू सैमसन। लेफ्ट वर्सेस राइट का कंपटीशन और दोनों अपनी अपनी टीमों के लिए हार्ड हिटर बल्लेबाज, एक्सप्लोसिव बैटर आप इन्हें कह सकते हैं। करंट फॉर्म के लिहाज से दोनों मैक्सिमम रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, बड़ी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं और ऐसा कई मौकों पर ये कर भी चुके हैं। दोनों बल्लेबाजों की स्ट्रेंथ में ट्रेविस हेड वन मैन आर्मी कहलाते हैं। कीप ऑन रनिंग, स्कोरबोर्ड को चलाने का इनका सबसे बड़ा मंत्र और हमेशा ऐसा करते भी हैं। दूसरी तरफ संजू सैमसन है जो कैपेबल हैं बड़ी पारियां खेलने के लिए। पिछले साल 5 मुकाबले साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिनमें से 300 लगाकर आए हैं। लेकिन वीकनेसेस में ट्रेविस हेड हल्का सा लेफ्ट आर्म गेंदबाजों के सामने फंसते हैं। मिस्ट्री स्पिनर्स इन्हें परेशान करते हैं। गुड लेंथ पर अगर एंगल वाली गेंद आई तो ट्रेविस हेड जल्दी से अपना विकेट दे देते हैं। संजू सैमसन की परेशानी तेज गेंदबाजी आक्रमण, 145 प्लस वाला गेंदबाज इनके सामने हुआ, थोड़ी तीखी बाउंसर इनको खेलने को मिली। संजू सैमसन वहां पर फंसते हैं और हमेशा अपना विकेट छोड़ देते हैं, गवा देते हैं। हालांकि जो स्टैट्स है वो संजू सैमसन के काफ़ी बड़े हैं। 168 मुकाबले, 25 मुकाबले ट्रेविस हेड के, ज़्यादा रन संजू सैमसन के पास है। लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में ट्रेविस हेड काफ़ी बेहतर हैं। एवरेज के मामले में भी ट्रेविस हेड के पास अच्छे आंकड़े हैं। पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वहाँ पे भी ट्रेविस हेड के नंबर्स बहुत बड़े हैं और ऐसे में हम ट्रेविस हेड को यहाँ पर दोनों के कंपैरिजन में बैटर इसलिए मानेंगे क्योंकि ट्रेविस हेड बहुत अच्छे लग रहे हैं। संजू सैमसन थोड़ी सी इंडेक्स फिंगर की इंजरी से भी अभी उभर कर आए हैं। दूसरे कंपैरिजन में आते हैं राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल और हैदराबाद की ओर से दिखेंगे अभिषेक शर्मा। लेफ्ट वर्सेस राइट का ये बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन, दोनों ही T20 गन प्लेयर अपनी अपनी टीम के लिए। एक तरफ है पावर हाउस और दूसरी ओर है इम्पैक्ट प्लेयर। लेकिन करंट फॉर्म के लिहाज से थोड़ा सा नेचुरल गेम दोनों का दिखता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में क्वेश्चन मार्क दोनों के आगे लग रहा है। अभिषेक शर्मा की स्ट्रेंथ, ये अपनी टीम को सुपर फास्ट स्टार्ट प्रोवाइड कराते हैं शुरुआती 6 ओवरों में। इनके पास स्पिन गेंदबाजी का तड़का है, जहां पे 2-3 ओवर की गेंदबाजी ये करके दिखा सकते हैं। यशस्वी जायसवाल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? बहुत डिसेंट है, काम है, कंपोज्ड है और ओपनिंग बैटर के तौर पर बहुत अच्छे रिलायबल बल्लेबाज ये कहलाते हैं। लेकिन वीकनेसेस में अभिषेक शर्मा कंसिस्टेंसी के मामले में क्वेश्चन मार्क लग रहा है और समहाउ ये दिखता है कि जो एक्साइटमेंट इनकी बल्लेबाजी में कि हर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाना है, वहाँ पे ये अपना विकेट लूज करते हुए नजर आते हैं। कई बार पावर प्ले में लूज कर देते हैं यार। यशस्वी जायसवाल शॉर्ट पिच डिलीवरी पर थोड़ा सा फंसते हैं, जो छोटी गेंद सर के ऊपर आती है, खेलने जाते हैं, बॉल को खड़ी कर देते हैं, विकेट वहाँ पर जल्दी खो देते हैं और कंसिस्टेंसी वाली बात इनके साथ भी एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है यार। स्टैट्स के मामले में लगभग सैंपल साइज बराबर है। अभिषेक शर्मा के पास आंकड़े बड़े हैं, रन ज़्यादा है, स्ट्राइक रेट के मामले में बेहतर लग रहे हैं, लेकिन एवरेज के मामले में यशस्वी जायसवाल के पास अच्छे आंकड़े हैं। पिछला सीजन दोनों का बहुत अच्छा गुजरा। यशस्वी ने 435 रन बनाए और 484 रन निकले अभिषेक शर्मा के बल्ले से। यहाँ पे एक बार फिर मैं राजस्थान रॉयल्स के सामने हैदराबाद के इस खिलाड़ी को ज़्यादा तवज्जो इसलिए दूंगा क्यों एक्सप्लोसिव बल्लेबाज है यार, और जो राजस्थान के खिलाफ इनके आंकड़े हैं वो भी बेमिसाल लग रहे हैं। नंबर 3 पर कौन आएगा? एक तरफ है ईशान किशन तो दूसरी ओर है नीतीश राणा। दोनों लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, दोनों को नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। ईशान किशन नंबर 3 पर पहली बार बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। एक्सपीरियंस खिलाड़ी दोनों के दोनों हैं, लेकिन करंट फॉर्म के मामले में थोड़ा सा परेशानी
दोनों ही उठा रहे हैं। कंसिस्टेंसी के मामले में भी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी दोनों के आगे लगता है। लेकिन स्ट्रेंथ ईशान किशन की क्या है कि यार ये एक्सप्लोजिव बल्लेबाज हैं, एग्रेसिव स्टाइल में बल्लेबाजी करना जानते हैं और फियरलेस एटीट्यूड इनका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन नीतीश राणा के पास विविधता है, रेंज ऑफ शॉट्स बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर नंबर 3 के बल्लेबाज कहे जाते हैं और स्पिन गेंदबाजी भी ये करना जानते हैं। वहीं वीकनेस की बात की जाए तो शॉर्ट बॉल इनको भी परेशान करती है। प्रेशर सिचुएशन में ईशान किशन अपना विकेट ज़्यादातर मौक़ों पर खोते हैं, ऐसा हमने कई बार देखा। नीतीश राणा के साथ प्रॉब्लम वही है जो सेम ईशान किशन के साथ है, इनकंसिस्टेंसी वाली बात है। शॉर्ट गेंद पर ये भी परेशान होते हैं और प्रेशर सिचुएशन में नीतीश राणा भी अपना विकेट गंवा कर देते हैं। स्टैट्स के मामले में दोनों के पास 100 से ज़्यादा आईपीएल मुकाबलों का अनुभव है, 2600 रन लगभग दोनों के पिटारे में। स्ट्राइक रेट के मामले में भी दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं और एवरेज के मामले में भी यहाँ पे आंकड़े सिमिलर लगते हैं। बहुत अच्छा कंपटीशन ये है दोस्तों, क्योंकि आंकड़े बहुत आसपास नजर आते हैं। लेकिन पिछला साल नीतीश राणा ने सिर्फ 2 मुकाबले खेले। ईशान किशन को 14 मैच मिले, 320 रन बल्ले से ज़रूर निकले, लेकिन उतना इंप्रेस ये कर नहीं पाए। ऐसे में फिर भी हम ईशान किशन को इसलिए चुनेंगे क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट में रन बनाए, प्रैक्टिस मुकाबलों में रन बनाए। नीतीश राणा ऐसा कुछ कर नहीं पाए। अब बात करते हैं नंबर 4 बल्लेबाज की, जहाँ पे नीतीश है लेकिन ये कुमार रेड्डी है और ये हैदराबाद की तरफ से हैं। अब इनका सामना होने वाला है रियान पराग से। राइट वर्सेस राइट का कंपटीशन और स्ट्रॉन्ग पिलर दोनों ही अपनी टीमों के लिए। मिडिल ऑर्डर में एक बहुत अच्छा पेयर यहाँ पर दिख रहा है और दोनों अपनी टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में खूब रन बनाना जानते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और एबिलिटी है इनको प्लेफुल इनिंग खेलने की, इम्पैक्टफुल पारी खेलने की। ऐसा कई मौक़ों पर इन्होंने करके भी दिखाया। नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर एबिलिटी यहाँ पे नजर आती है। ये मैच विनर दिखते हैं, स्कोर्स करते हैं मिड फेज में, जहाँ पे 7 से 15 ओवर वाला जो पीरियड आता है। अगर नीतीश कुमार बैटिंग करने आते हैं तो बॉल को चलाते रहते हैं, रन करते रहते हैं, स्कोरिंग रेट इनकी बहुत अच्छी रहती है। दूसरी तरफ रियान पराग के पास भी एबिलिटी है, लेकिन ये कूल है, काम है, कंपोज्ड है, स्पिन गेंदबाजी करना जानते हैं, अच्छे फील्डर है। स्ट्राइक रेट इनकी 7 से लेकर 15 ओवर तक बेहतरीन दिखती है और अदर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों के कंपैरिजन में। लेकिन वीकनेसेस में जो नीतीश कुमार रेड्डी है उनके पास आईपीएल का कम अनुभव है एज़ कम्पेयर टू रियान पराग। बॉलिंग इकोनॉमी के मामले में भी थोड़े से एक्सपेंसिव है और रेगुलरिटी के मामले में भी नीतीश कुमार रेड्डी पर सवाल खड़े होते हैं। दूसरी तरफ रियान पराग, कैप्टेंसी प्रेशर इन पर आने वाला है 3 मुकाबलों के लिए, क्योंकि नए कप्तान को बना दिया गया। मिडिल ऑर्डर में आएंगे, कप्तानी का प्रेशर, थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट इनके साइड से आप देख सकते हैं। लिमिटेड बॉलिंग करते हैं तो बॉलिंग में भी ज़्यादा कुछ एक्सेल कर नहीं पाएंगे। इम्पैक्ट और अडेप्टेबिलिटी के मार्क पर ये खरे नहीं उतरते और ज़्यादातर मिक्सअप हो नहीं पाते। बड़े रोल इन्हें दिए जाएं या कोई भी नंबर पर इन्हें बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाए तो ज़्यादा ये उसमें घुल नहीं पाते हैं। आंकड़ों के मामलों में नीतीश के पास कम मैचेस हैं, रियान के पास ज़्यादा मुकाबले हैं, रन ज़्यादा है, स्ट्राइक रेट नीतीश की अच्छी है। पिछले सीज़न दोनों ने लगभग बराबर से मुकाबले खेले। हालांकि 3 मैच नीतीश कुमार को कम बैटिंग करने का मौका मिला, 330 रन बनाए, लेकिन रियान पराग ने पिछले सीज़न जिस हिसाब से बल्लेबाजी की, न सिर्फ आईपीएल, डोमेस्टिक सर्किट में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खूब रन बनाए और उसी का रिवॉर्ड इन्हें कप्तान बनाकर दे दिया गया भी है। बट फिर भी हम रियान पराग को यहाँ पर इसलिए चुन रहे हैं दोस्तों कि रियान पराग करंट फॉर्म के लिहाज से बहुत बेहतर और बेहतरीन है। नंबर 5 पर हैदराबाद की तरफ से कौन? हेनरिच क्लासन। राजस्थान की तरफ से आएंगे ध्रुव जुरैल। राइट वर्सेस राइट का ये भी कंपटीशन है, दोनों अपनी अपनी टीम के लिए फिनिशिंग रोल निभाने वाले हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज दोनों ही अपनी टीमों के लिए करंट फॉर्म के लिहाज से क्लासन रन बना रहे हैं यहाँ, लेकिन ध्रुव जुरैल थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। हेनरिच क्लासन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अमेजिंग फिनिशर है, स्पिन मास्टरी है, स्पिन गेंदबाजी को बहुत अच्छा खेलते हैं और जो प्रेजेंस इनकी बताती है कि बल्लेबाजी में हैदराबाद के पास गहराई है। ध्रुव जुरैल की स्ट्रेंथ एक्सप्रेसिव बल्लेबाज हैं यार और 16 से 20 ओवर में ताबड़तोड़ रन बनाना जानते हैं। पिछला जो क्वालिफायर 2 हुआ वहाँ पे हैदराबाद के खिलाफ इन्होंने बहुत रन बनाए, लेकिन वीकनेसेस में हेनरिच क्लासन पेस के सामने फंसते हैं। लोअर डाउन ऑर्डर आते हैं, बल्लेबाजी का ज़्यादा मौका नहीं मिलता, लेकिन हेनरिच क्लासन थोड़ा वक्त लेकर बल्लेबाजी करना जानते हैं। T20 में ऐसे ज़्यादा मौके मिलते नहीं हैं। ध्रुव जुरैल के पास क्या है? लिमिटेड एक्सपीरियंस है एज़ कम्पेयर टू हेनरिच क्लासन और बहुत ज़्यादा बल्लेबाजी ये भी नहीं करते तो अपने आप को ये भी खुलकर एक्सप्रेस कर नहीं पाते। ऐसे में जो आंकड़े हैं वो भी सिमिलर है, सैंपल साइज लगभग बराबर सा है, लेकिन क्लासन ने रन बनाया यार 35 मुकाबलों में। स्ट्राइक रेट क्लासन का बेहतर है, एवरेज बेहतर निकल कर आती है। पिछले साल क्लासन के बल्ले से लगभग 500 रन निकले, ध्रुव जुरैल के बल्ले से सिर्फ 195 रन निकले, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में क्लासन बाजी मारते हैं और एक बार फिर हम ध्रुव जुरैल के कंपैरिजन में क्लासन को ज़्यादा मार्क्स देंगे। नाउ अभिनव मनोहर के सामने सिमरन हेटमायर।
ये भी फिनिशिंग टचेस देने वाले बल्लेबाज और बहुत एक्सप्रेसिव बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाने वाले खिलाड़ी। सैंपल साइज के मुकाबलों में सिमरन हेटमायर के पास एक्सपीरियंस है, अभिनव के पास ऐसा कुछ नहीं है। 153 की स्ट्राइक रेट हेटमायर के पास, आंकड़े हेटमायर के पास एवरेज में ज़्यादा है। लास्ट ईयर भी हेटमायर ने खूब रन बनाए, अभिनव को ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब हैदराबाद में जुड़ गए तो नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आएंगे और ज़रूर आएंगे। लेकिन फिर भी पुराने आंकड़ों के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से सिमरन हेटमायर को हम यहाँ पे चुनेंगे। नाउ पैट कमिंस के सामने फजलुक फारूकी। जोफ्रा आर्चर शायद इंजर्ड है और शायद पहले मुकाबले के लिए अवेलेबल हो पाए, नहीं हो पाया तो फिर फजलुक फारूकी खेलेंगे, जहाँ पे 7 मुकाबले हैं, सिर्फ 6 विकेट है। इकोनॉमी थोड़ा सा पुअर है, एवरेज के मामले में भी आंकड़े अच्छे नहीं हैं। पैट कमिंस के पास सब कुछ है यार, बल्लेबाजी कर सकते हैं, गेंदबाजी कर सकते हैं, कप्तानी तो करेंगे ही। 58 मुकाबलों में 53 विकेट इनके पास हैं और पिछले सीज़न में जो 16 मुकाबले खेले वहाँ पे अपनी टीम के लिए 18 विकेट लिए। हालांकि इकोनॉमी थोड़ी सी फजलुक फारूकी के सामने पुअर ज़रूर, लेकिन इम्पैक्टफुल प्लेयर पैट कमिंस है और पैट कमिंस को हम यहाँ पर चुनेंगे। नाउ मोहम्मद शमी के साथ संदीप शर्मा। दोनों बहुत ही क्लासी गेंदबाज है, एक के पास स्विंग की एबिलिटी है तो दूसरे के पास स्विंग तो है ही, लेकिन डेथ ओवर्स में डेडली यॉर्कर फेंकने की कला भी है और इकोनॉमिकल संदीप शर्मा दिखते हैं। मोहम्मद शमी के पास इकोनॉमी के क्वेश्चन मार्क्स वाली बातें ज़्यादा हैं। एवरेज के मामले में भी संदीप शर्मा और शमी एक दूसरे को टक्कर देते हैं, लेकिन पिछला जो सीज़न था वो शमी तो खेले ही नहीं, रूल्ड आउट हो गए, पर संदीप शर्मा खेले। 11 मुकाबले, 13 विकेट, इकोनॉमी 8 की, और जिस किफ़ायती गेंदबाजी से संदीप शर्मा ने अपना इम्पैक्ट छोड़ा वहाँ पे एक तगड़ी टक्कर शमी को दे रहे हैं। और इस लिहाज से हम शमी से ऊपर और बेहतर संदीप शर्मा को मानेंगे, क्योंकि शमी थोड़े से इंजरी प्रॉन खिलाड़ी हैं, कंसर्न इनके साथ इंजरी वाला जुड़ा हुआ है। संदीप शर्मा के साथ ऐसी कोई बात निकल कर आ नहीं रही, इस लिहाज से हम संदीप शर्मा को यहाँ पर चुन रहे हैं। राहुल चार के सामने आएंगे वनिंदु हसरंगा। दोनों के पास एक्सपीरियंस खूब ज़्यादा, एक तरफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, एक तरफ IPL का अनुभव ज़्यादा है। विकेट के लिहाज से राहुल चार IPL में ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इकोनॉमी भी राहुल चार के पास बेहतर आंकड़े वाली है, एवरेज के मामले में भी राहुल चार बेहतर है, लेकिन पिछला जो सीज़न गुजरा वहाँ पे भी आंकड़े 9 और 8 के हैं, विकेट भी 10 और 9 के हैं। इकोनॉमी के मामले में राहुल चार की पिटाई खूब हुई, हसरंगा की भी यहाँ पर खूब पिटाई हमें देखने को मिली, लेकिन वही बात है कि हसरंगा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेकर आते हैं और हम इस लिहाज से इन्हें चुनेंगे। नाउ एडम जंपा के सामने महेश तीक्ष्णा, और ये बाजी मुझे लगता है एडम जंपा जीत सकते हैं, और इसका कारण ये है कि यार एडम जंपा जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं वो बहुत ही इम्पैक्टफुल, रिलायबल है। अलग अलग मैदानों पर ये गेंदबाजी कर चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलियन मूल के ऐसे खिलाड़ी हैं जो तेज़ गेंदबाजों को कंपटीशन दे रहे हैं। 2022, 23 और 24 वाला सीज़न ऐसा है जहां पे एडम जंपा ने वाइट बॉल फॉर्मेट में विकेट निकाल कर दिए हैं, तो ये बड़ी बात एडम जंपा के साथ है। लेकिन महेश तीक्ष्णा स्ट्रगल कर रहे हैं यार। वैसे राजीव गांधी इंटरनेशनल मैदान, थोड़ा सा स्पिन को मदद मिलेगी, दिन का मुकाबला होगा, तो मुझे लगता है कि महेश तीक्ष्णा कुछ कर सकते हैं, लेकिन एडम जंपा के साथ भी यही वाली बात है और इस लिहाज से हम एडम जंपा को चुन रहे हैं। नाउ हर्षल पटेल के सामने आकाश मधवाल। पर्पल पटेल हैं, 106 मुकाबले, 135 विकेट, इकोनॉमी अच्छी, पिछले साल पर्पल कैप जीती, सबसे ज़्यादा विकेट हर्षल पटेल के पिछले साल। आकाश मधवाल ने पिछले साल ज़्यादा गेंदबाजी नहीं की, हालांकि स्पीड है, विकेट निकालना जानते हैं, लेकिन इकोनॉमी 11 से ऊपर की है, तो इस लिहाज से हम हैदराबाद के हर्षल पटेल को ये बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। अब इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में कौन? हैदराबाद के जयदेव उनादकट, और दिखेंगे राजस्थान के तुषार देशपांडे। देशपांडे के 36 मुकाबले, 42 विकेट, लेकिन इधर है 105 मुकाबले, 99 विकेट। एक्सपीरियंस बोल रहा है यार, फिर भी देशपांडे की गेंदबाजी पिछले सीजन बहुत अच्छी रही। 13 मुकाबले खेले, 17 विकेट लिए, करंट फॉर्म में बहुत बेहतर, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इकोनॉमी के लिहाज से भी तुषार देशपांडे बेहतर से बेहतरीन हुए हैं, और इस लिहाज से हम तुषार देशपांडे को ये बाजी मारते हुए देख रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेडिक्शन। सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाला मुकाबला कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे लिहाज से सनराइजर हैदराबाद ये मुकाबला जीत सकती है, लेकिन आपका क्या कहना है और आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हम कर रहे हैं आपका इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।